हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जितनी भी चीजें आप इस पृथ्वी पर सोलर सिस्टम से चल के देखते हैं, यानी कि सूर्य की ऊर्जा से चलता हुआ देखते हैं, वो सबके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है प्यारे बच्चों, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। वैसे तो क्लास 12 की फिजिक्स में पूरा का पूरा ये एक यूनिट है, बट क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है किसके 11th के केमिस्ट्री के, इसलिए केमिस्ट्री टीचर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इसको अच्छे से पढ़ाए, जिससे बच्चा जब 12वीं में जाए तो उसको फिजिक्स में इसे पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा असुविधा ना हो। तो आइए बच्चों, कोशिश करते हैं मैं इसको बहुत अच्छे से आपको सिखा सकता हूं। एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। प्यारे बच्चों, होता क्या है, जब कभी किसी मेटल सरफेस पर लाइट गिराई जाए, ध्यान पूर्वक समझना, और वो लाइट एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की हो। जब किसी मेटल सरफेस पर एक लाइट गिराई जाए और वो लाइट फिक्स फ्रीक्वेंसी की हो, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, माना कि वो फिक्स फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हो, और इसका एक नाम भी होता है, और वो नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका नाम होता है। प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक समझिएगा उस फिक्स फ्रीक्वेंसी का। मैं एक शब्द बार बार बोल रहा हूं, फिक्स फ्रीक्वेंसी, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर किसी मेटल सरफेस पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जाए और उस मेटल सरफेस से क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन, तो इस घटना को साइंस में क्या नाम दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया है। और निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों से बहने वाले करंट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन बना देंगे कि व्हेन अ लाइट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी, व्हेन अ लाइट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी falls on a metal surface, अगर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरती है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from the metal surface, यानी उसके बाद मेटल सरफेस से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फिनोमिनन इज नोन एज, इसे बच्चों क्या बोलते हैं, इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये इससे जो करंट बहती है किसी सर्किट में, उसको अपन बोलते हैं फोटो, ये टर्म यूज होते हैं ना, इसलिए जानना जरूरी है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। प्यारे सरकारों, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे देखिए, हम थोड़ा आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटम थियरी ऑफ मैक्स प्लैंक। ये बहुत जरूरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए। होता क्या है सरकार, जो लाइट होती है ना, लाइट सूर्य से आने वाली, या जो भी लाइट आप देख रहे हैं, जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं, एलईडी से लाइट आ रहा है, या आप इस पूरे ब्रह्मांड में जहां भी कहीं लाइट देखते हैं, लाइट प्रकाश, तो इसका डुअल नेचर होता है। एक तो इसका बच्चों वेव नेचर होता है, और दूसरा इसका पार्टिकल नेचर होता है। तो आज साइंस इतनी डेवलप नहीं है कि वो कह सके कि नहीं भाई, लाइट का एक ही नेचर होता है। साइंस इतने डेवलपमेंट के बाद भी उसको प्रकृति के सामने झुकना पड़ा। किसी एक नेचर से लाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी होल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय अ सिंगल कॉन्सेप्ट, आइदर इट इज वेव थियरी और इट इज पार्टिकल थियरी। उससे हम नहीं जान सकते। एक थी वेव नेचर को बताता है, और एक है पार्टिकल नेचर को बताता है, पार्टिकल नेचर को। यानी साइंस में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें समझने के लिए लाइट को क्या मानना पड़ता है, वेव मानना पड़ता है। जैसे बच्चों डिफ्रैक्शन, फिजिक्स में पूरा एक यूनिट है 12वीं क्लास में, डिफ्रैक्शन 12th में आएगा। और दूसरी फिजिक्स में ही एक यूनिट है इंटरफेरेंस। इसको भी बच्चों समझने के लिए आपको लाइट को क्या मानना पड़ेगा, वेव मानना पड़ेगा। बट 12वीं के ही फिजिक्स में आता है, 12th के ही फिजिक्स का पार्ट है प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूं, देख लो, इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है, जो कि क्या था, जो मैंने पीछे आपको बता दिया कि अगर किसी मेटल सरफेस पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की क्या गिरती है, लाइट, और उस मेटल सरफेस से क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन, तो इस फिनोमिना को साइंस में क्या बोला गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको इसको समझना है बच्चों, तो आपको पार्टिकल नेचर को जानना पड़ेगा। Without the proper understanding of the particle nature of light, we cannot explain photoelectric effect। तो अब ये पार्टिकल नेचर दिया किसने, इसको दिया मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक ने बताया कि एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। उन्होंने क्या बोला कि एनर्जी ट्रैवल in form of small bundle of energy या एनर्जी, या मैं यहां इस एनर्जी से मेरा मतलब लाइट से है, लाइट ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, ईच पैकेट, हर एक पैकेट को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, फोटोन। ध्यान रखना, डोंट से इट प्रोटॉन, इट इज फोटोन। हर पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। और जो एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन होता है वो हमेशा Nhν होता है। ध्यान रखिएगा, Nhν का मतलब एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 तो हो सकती है, बट n की वैल्यू 1.5, 2.3, 7.9 ऐसा फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। यानी कि जब कोई दुनिया में चीज किसी एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो उसको अपन क्वांटाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी नेगेटिव चार्ज मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में बच्चों जो भी ऊर्जाएं मौजूद हैं वो सबके सब hν का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इसलिए इसे क्या बोल दिया जाता है, एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। इसलिए इस सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोल देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, हर फोटोन से जो जुड़ा हुआ ऊर्जा होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, Nhν के। जहां पर hν है उसकी फ्रीक्वेंसी और h है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, PC प्लैंक्स कांस्टेंट। इस h की जो वैल्यू होती है वो अपन जनरली 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लेकर के चलेंगे। आगे क्या इसमें ज्यादा दिल पे मत लेना, सर उस बुक में 6.6 था, उस बुक माइंड में 6.634 था, इट्स ओके, 6.6 आपको कंसीडर करना है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात जान गए तो यही क्या है, क्वांटम थियरी ऑफ मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने दुनिया को समझाया कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड द energy associated with each packet is always equals to Nhν. The value of n, it may be 1, 2, 3, 4, 5, 6, but it never becomes a fractional value. तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी फोटोन से जुड़ी हुई एनर्जी हमेशा एक फिक्स वैल्यू hν का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। और जब दुनिया में कोई चीज किसी एक फिक्स वैल्यू की इंटीग्रल मल्टीपल होती है तो उसके लिए क्वांटाइज्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई दिस थियरी इज आल्सो नोन एज क्वांटम थियरी ऑफ मैक्स प्लैंक। उसी क्वांटाइज्ड वैल्यू से क्वांटम बना हुआ है। मेरे प्यारे सरकार, अगर इतनी बात आप समझ गए तो आपको कुछ बातें और जानने की थोड़ी जरूरत है। जैसे ये जो E है आपका आया hν, ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी होता है और ये c/λ के बराबर होता है, जहां पर c क्या है, लाइट की स्पीड है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग बचपन से ही इसके बारे में जानते हैं, एंड इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा होती है। एंड दिस इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में जो बच्चा 10th पढ़ के आया है वो तो जानता है ना, एक पूरी वेव की लंबाई इसको वेवलेंथ बोलते हैं, या कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की भी दूरी को क्या बोलते हैं अपन, वेवलेंथ बोलते हैं। यानी यहां से यहां तक की दूरी भी लैम्डा होगी। एक्चुअली ये डिस्टेंस इसके बराबर ही होता है, और यहां से यहां तक की बीच की भी दूरी क्या होगी, वेवलेंथ ही होगी। तो उम्मीद करता हूं वेवलेंथ आप समझते होंगे। वेवलेंथ क्या है, एक वेव की लंबाई, उसी को क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ सिंगल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ और क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। मेरे प्यारे सरकारों, ये भी आपको जानना जरूरी है कि न्यू जो है वो c/λ के बराबर होता है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है,
और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। अगर इतनी बात आप समझ गए तो जरा देखिए एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये मैंने आपको समझाया। अगर किसी मेटल प्लेट पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरे और उस मेटल प्लेट से क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन। और उससे बहने वाले करंट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आगे हमने पढ़ा कि क्वांटम थियरी ऑफ मैक्स प्लैंक क्या है, तो मैंने बताया कि इस पृथ्वी पर जो भी लाइट है उनका डुअल नेचर होता है। कुछ घटनाएं हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट को क्या मानना पड़ेगा, वेव मानना पड़ेगा। कुछ घटनाएं हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट को क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल मानना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज पार्टिकल थियरी। तो व्हाट इज पार्टिकल थियरी, तो पार्टिकल थियरी किसने दिया, मैक्स प्लैंक ने दिया। उसने कहा कि लाइट ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट में, डिस्क्रीट पैकेट में ट्रैवल करता है, वो कंटिन्यूएशन में नहीं होता है, ठीक है। और फिर उसने बताया कि हर पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। और उसने क्या बताया कि हर फोटोन से जुड़ी हुई एनर्जी कितनी होती है, एन एच न्यू के बराबर होती है, जहां पर एन क्या है, 1 2 3, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। एन कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। जब इतनी बात आप समझ गए तो मैंने आपको बताया कि दुनिया की कोई भी चीज जब एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होती है तो उसको अपन क्वांटाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। इसीलिए इस थियरी को उसी क्वांटाइज से क्वांटम सब लिया गया है। क्वांटम थियरी यानी क्वांटम थियरी ये बताता है कि जो ऊर्जा है वो एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो सरकार जब इतनी बात आप समझ गए, फिर मैंने आपको बताया कि न्यू क्या होता है, न्यू होता है सी बाई लैम्डा। सी क्या है ये भी बताया, लैम्डा क्या है ये भी बताया। अब आगे जरा देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों जिसको किसने किया था, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और सबसे मस्त बात तो ये है कि उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो बच्चों, बट पूरे जीवन काल में वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन ना कर सका। हर्ट्ज मर गया लेकिन वो इसको बता ना सका। क्या, उसने एक ऐसी व्यवस्था ली और कैथोड प्लेट पर, देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट एनोड और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट कैथोड। एक बार फ्रेम देख लेता हूं प्यारे सरकारों, जरा सा मौका दीजिएगा। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। तो देखिए क्या है कि उसने कैथोड प्लेट पर देखिए लाइट गिराई। जब उसने कैथोड प्लेट पर लाइट गिराया तो उसने देखा कि एमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। अब उसका भेजा ठनक गया भाई लोगों। क्यों? क्योंकि देखो बीच में तो यहां पर गैस मौजूद है ना। अब गैस में तो करंट फ्लो होती नहीं आसानी से। बहुत हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे गैस में करंट फ्लो होती है। यहां उसने ना हाई वोल्टेज कर रखा था ना बहुत ज्यादा लो प्रेशर कर रखा था। फिर भी उसने देखा कि जब उसने कैथोड पर सनलाइट गिराया तो देखा इस पूरे सर्किट में क्या बहने लगा, करंट बहने लगा। बेचारा पूरे जीवन कोशिश करता रहा इस बात को एक्सप्लेन करने की, लेकिन हर्ट्ज मर गया बट उसे एक्सप्लेन ना कर सका। प्यारे बच्चों, इसको एक्सप्लेन किसने किया, तो जरा देखिए इसको किसने एक्सप्लेन किया। इसको उसी ने एक्सप्लेन किया जो साइंस में पितामह है सबका। प्यारे बच्चों, कौन? आइंस्टाइन। इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या किया जरा देखो, इन्होंने उठाया इनका एक्सपेरिमेंट, कहा भाई इधर आओ तुम एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने कहा कि अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। हमारे जो मैक्स प्लैंक जी हैं उन्होंने अपना क्या दे रखा है, उन्होंने अपना फोटोन थियरी दे रखा है। इधर आइए मैक्स प्लैंक जी। मैक्स प्लैंक का जो फोटोन थियरी था वो क्या कह रहा था कि जो लाइट है वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलती है और हर पैकेट से जुड़ी हुई एनर्जी NH2 होती है। माना n की वैल्यू 1 है तो E कितना हो गया, HNU। ठीक है, अब जरा देखो उन्होंने क्या सिस्टम भिड़ाया। याद रखना कई बार पूछता भी है कि किसने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो मैक्स प्लैंक ने नहीं एक्सप्लेन किया। मैक्स प्लैंक ने पार्टिकल थियरी दी लाइट की, और हर्ट्ज ने भी नहीं एक्सप्लेन किया। हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था बट एक्सप्लेन नहीं कर सका था। आइंस्टाइन ने कहा कि देखो भाई दुनिया वालों सुनो ध्यान से, ये रहा मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे जगह जगह इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि सभी मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से बॉन्डेड रहते हैं। जब सूर्य से या कहीं से भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा आएगी तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फोटोन। फोटोन के पास क्या है, एनर्जी। ये फोटोन जब मेटल से टकराता है तो अपनी एनर्जी को एज इट इज इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल जाती है तो क्या करेगा,
एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन मेटल में, जैसे देखिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, जब इसको ऊर्जा मिल गई, एनर्जी मिल गया, तो खट से इसकी पकड़ से बाहर हो जाता है। यानी कि लाइट जो फोटोन फॉर्म में आ रही है, वो हर फोटोन अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के मेटल सरफेस से क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। यही तो था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि व्हेन अ लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटोइलेक्ट्रॉन एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो देखो आइंस्टाइन ने मिक्सिंग कर दिया, इसका एक्सपेरिमेंट उठाया, इसकी थ्योरी उठाई, दोनों को लगा के एक्सप्लेन कर दिया। तो उसने कहा लो सुनो दुनिया वालों, जो हर्ट्ज बाबू नहीं एक्सप्लेन कर पाए उसको मैं कर देता हूं। ये कैथोड प्लेट है, इस पे सनलाइट गिर रही है, यहां सनलाइट फोटोन के फॉर्म में आ रही है, फोटोन अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से किसे ट्रांसफर कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जब उस एनर्जी को गेन कर रहा है तो उसकी खुद की एनर्जी इंक्रीज कर जा रही है, इसलिए वो मेटल प्लेट को छोड़ दे रहा है, और जैसे ही मेटल प्लेट को इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, जैसे कि यहां, तो उसको फट से एनोड, जिस पर कैसा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, वो अपनी तरफ खींच ले रहा है, सर्किट कंप्लीट हो जा रही है, और अमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है और करंट बह रही है। इस तरह से आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया एक्सपेरिमेंट को, किसके, हर्ट्ज के, किसकी थियरी से, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से, या मैक्स प्लैंक के पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो बताया गया था उससे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं और एक दो बातें और बोल देते हैं। देखिए कुछ इसके अजम्पशंस हैं। पहला कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक फोटोन से ही एनर्जी ले सकता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के निकलने में और फोटोन के गिरने में कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है। यानी कि फोटोन गिरा कि इलेक्ट्रॉन निकला, यानी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में नो टाइम लैगिंग, नो टाइम लैगिंग। टाइम लैगिंग समय पश्चता हिंदी में बोलते हैं। यानी कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया, बत्ती जल गई, यानी स्विच ऑन करते ही लाइट जल गई, यानी कि स्विच ऑन करने और लाइट के जलने के बीच में कोई टाइम डिफरेंस नहीं है। लैग करना मतलब टाइम डिफरेंस का ना होना, यानी जैसे कि नो टाइम लैगिंग का मतलब है टाइम डिफरेंस का ना होना। फोटोन गिरा कि इलेक्ट्रॉन निकला, गिरा और निकला जो मैं बोल रहा हूं ये भी समय नहीं लगता, वो जैसे ही उस पर गिरता है तुरंत ही वो निकल जाता है, उसी क्षण निकल जाता है, अगर उसकी ऊर्जा इतनी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो उम्मीद करता हूं कि सरकारों को इतनी बात समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों थोड़ी पानी पी लेता हूं। देखो अब आइंस्टाइन ने खेल शुरू कर दिया भाई। फिर तो उसने दुनिया भर की बातें बता डाली। ये देखो कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा, फिजिक्स में एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं अपन कॉम्यूटेटर। अगर हम किसी सर्किट में कॉम्यूटेटर लगा दें, कॉपी के टॉप पे लिख देना कि अ मशीन व्हिच नेम इज कॉम्यूटेटर कैन प्रोवाइड एनी पोटेंशियल टू एनी प्लेट। यानी कि अगर हम यहां सर्किट में मान लीजिए क्या लगा देते हैं, कॉम्यूटेटर लगा देते हैं, तो कॉम्यूटेटर एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी मदद से हम किसी भी प्लेट को कोई भी पोटेंशियल दे सकते हैं। जैसे ही बच्चों हम कॉम्यूटेटर लगाते हैं और कॉम्यूटेटर लगा करके एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, मैं थोड़ा सा सेपरेट डायग्राम यहां बना देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह की व्यवस्था है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां पर हमारा कौन लगा हुआ है, एनोड, यहां पर कौन लगा हुआ है, कैथोड। ये ऐसी व्यवस्था है। यहां पर मैंने कॉम्यूटेटर लगा दिया और आपका वो अमीटर लगा ही हुआ है, मान लो बैटरी लगी ही हुई है। ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ एक क्वार्ट्ज का विंडो होता है जिससे अच्छे से लाइट कंसंट्रेट करके गिराई जा सके। अब ये सन से मान लो लाइट इस पर गिर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ओके, इस पर पहले पॉजिटिव पोटेंशियल था क्योंकि एनोड से कनेक्टेड था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, सर्किट कंप्लीट हो जा रही है। तो दो एनोड और कैथोड दोनों के बीच में गैस होने के बावजूद भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो कॉम्यूटेटर से वो एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू करता है। अब यहां घबराना मत, कुछ चीजें आदमी मान के चलता है। जैसे जब आप एसी चलाते हो
तो आप एसी के मैकेनिज्म को बारीकी से जानने की बजाय उससे ठंडे माहौल का एंजॉय करते हो। तो कई सारी चीज़ें, जब आप कार में बैठते हो तो कार कैसे चल रही है, कितना फ्यूल पर सेकंड जल रहा है, इन सब चीज़ों को सोचने के बारे में मस्त अपन गियर डालते हैं, भगाते हैं गाड़ी। यानी कुछ चीज़ें जीवन में एंजॉय करने के लिए होती हैं, ज़्यादा वहाँ फोकट का दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉम्यूटेटर अब कैसे इसे नेगेटिव पोटेंशियल देता है वो मैं बताने लगूंगा तो मुझे मेरा वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। आप इतना समझिए, जैसे एसी किसी कमरे को ठंडा कर देता है, जैसे गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, जैसे हवाई जहाज उड़ जाता है, जैसे ट्रेन पटरी पे भग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसे जानते हैं, वैसे कॉम्यूटेटर की मदद से हम किसी भी प्लेट को कोई भी पोटेंशियल दे सकते हैं। हम कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दे सकते हैं और सेम टाइम अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे सकता हूं। तो देखो, एनोड को उसने नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू किया। जब एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटर, फिर बोल रहा हूं, कॉपी के टॉप पे जाकर लिख लो, कॉम्यूटेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से किसी भी प्लेट को कोई भी पोटेंशियल दिया जा सकता है। जब इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है बच्चों, तो अब देखो इलेक्ट्रॉनों पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और एनोड को अब कॉम्यूटेटर के थ्रू क्या दे दिया गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से चल के एनोड की तरफ आ रहे हैं, पहले उन पे क्या लग रहा था, पहले देखो ये पॉजिटिव प्लेट था ना, पहले ये इनको अट्रैक्ट कर रहा था, अब ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज को रोक दे रहे हैं। जैसे देखिए, ये बॉटल है, ये आया, मैं इसको रिपेल कर रहा हूं, बट ये मेरे हाथ को पीछे की तरफ ढकेला कि नहीं, देखिए ये रिपेल करने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी चीज को रोक दे रहे हैं, रोक सकते भी हैं और नहीं भी। अगर रिपल्शन इतना जबरदस्त है कि ये बॉटल की काइनेटिक एनर्जी उसको हरा नहीं सकती, तब तो बॉटल रुक जाएगा। लेकिन अगर रिपल्शन कमजोर है और इसकी काइनेटिक एनर्जी मोर पावरफुल है, तो ये हाथ को पीछे की तरफ धकेल देगा। बिल्कुल, इसका मतलब कि किसी चीज पे अगर रिपल्शन वर्क कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है वो रुक जाएगा, वो रुक सकता भी है और नहीं भी। तो देखिए, शुरू में जब नेगेटिव पोटेंशियल इस पर ज्यादा नहीं था तो इलेक्ट्रॉन इस पे चढ़ जा रहे थे बिल्कुल, और सर्किट में लगातार करंट मिल रही थी। धीरे धीरे वैज्ञानिक ने नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएगा एनोड पर, आने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला रिपल्शन बढ़ेगा। भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस तो इनके बीच सेम है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव एनोड पर, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इन आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर एनोड प्लेट का जो फोर्स है रिपल्शन वाला, वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल उस पर इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो बच्चों बताओ, कोई तो ऐसी स्थिति होगी जब एनोड पर बढ़ाया गया नेगेटिव पोटेंशियल इतना पावरफुल हो जाएगा कि आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा। तो उसी को बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा, जब एनोड को दिया गया नेगेटिव पोटेंशियल इतना पावरफुल हो जाए कि वो आने वाले कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोक दे, एनोड तक न पहुंचने दे, तो उसे ही क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। अब इसको डिफाइन करने के कई तरीके हैं, मैं एक मैनर्ड वे में इसका डेफिनेशन आपको बता देता हूं। देखिए, समझाता हूं। पहले इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, कैथोड के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही ना, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड को दिया गया, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अपने मन में इसको बोलने की कोशिश करिए। कैथोड के रिस्पेक्ट में बच्चों एक बात जान लो, किसी भी चीज की जितनी जबरदस्त पकड़ होगी आपकी थियरी पे, उतना ही मैनर्ड और परफॉर्म्ड वे में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपकी थियरी पे आधा अधूरा पकड़ है तो हमेशा जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो हमेशा आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर मेरे साथ अच्छे से चलते हैं तो अभी देखिए इतना बेहतरीन तरीके से मैं ये पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा कि एक सिंगल क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और इतना प्रैक्टिस ले दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड को दिया गया वह नेगेटिव पोटेंशियल, कि दैट नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड को दिया गया वह नेगेटिव पोटेंशियल, दैट नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां ना पहुंच सके। जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसी को मैं देखो कैसे लैंग्वेज ट्विस्ट कर रहा हूं,
कि कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड को दिया गया हुआ पोटेंशियल जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां ना पहुंच सके। इसी को जरा देखिए मैं कैसे बोलूंगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो करंट नहीं बहेगी, यानी सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जीरो। तो इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो कि दैट नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। उम्मीद करता हूं समझे होगे। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि दैट नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एट विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन कैन कम टू एनोड इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। अरे भाई उसी को मैंने ऐसे बोल दिया है कि दैट नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। तो एकदम नॉर्मल सी बात है। तो क्या बोल देंगे अपन, देखो दैट नेगेटिव पोटेंशियल। अब जैसे ही मन में ख्याल आए कि सर जी एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल कहां से आ गया, तुरंत सोच लेना कॉम्यूटेटर एक मशीन होता है जो किसी भी प्लेट को कोई भी पोटेंशियल दे सकता है। दैट नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एट विच, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट becomes zero is called कट ऑफ पोटेंशियल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। हम देखना कट ऑफ पोटेंशियल को आपको अगर समझ में आ गया है तो अब जो भी घटनाएं मैं करने वाला हूं वो सब के सब मैं कब करूंगा, कट ऑफ पोटेंशियल पर। देखो सबसे पहली घटना में क्या करने वाला हूं, देखो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। किसका, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, और अब मैं इंटेंसिटी को क्या करने चल रहा हूं, डबल करने चल रहा हूं। इंटेंसिटी आई, करंट मत समझना, रुको इसका सिंबल कैपिटल आई कर देता। इंटेंसिटी मतलब चमक, जितनी चमकदार लाइट है उसकी इंटेंसिटी समझ लेना उतनी ज्यादा है। कर क्या रहा है आइंस्टाइन, अब उसने जो कैथोड प्लेट पर गिरने वाली लाइट है इसके फ्रीक्वेंसी को तो बच्चों उसने क्या कर दिया, कांस्टेंट, और इंटेंसिटी को उसने क्या कर दिया, डबल। जब उसने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया और इंटेंसिटी को डबल किया तो जरा देखिए रिजल्ट क्या पाया। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने देखा प्यारे बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अभी भी जीरो है। फिर से सुन लीजिएगा, जब उसने कट ऑफ पोटेंशियल को अप्रोच कर लिया, पा लिया, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को बहुत बेहतरीन रिजल्ट देना चाहा। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने वही हर्ट्ज वाले एक्सपेरिमेंट में ही गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को तो कांस्टेंट रखा बट इंटेंसिटी को प्यारे बच्चों डबल कर दिया। जब उसने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए इंटेंसिटी को डबल किया, कब, एट कट ऑफ पोटेंशियल। ये मत भूल जाना, ये सारी घटना कब हो रही है, एट कट ऑफ पोटेंशियल। ये कब हो रही है, कट ऑफ पोटेंशियल पर हो रही है, ठीक है। तो उसने देखा कि सर्किट में करंट जीरो है। अब जरा बच्चों बताओ कि सर्किट में करंट तो तभी बह सकती है, ध्यान पूर्वक देखना, छोटी सी यहां पे सर्किट बना देता हूं। सर्किट में करंट तभी बह सकती है, कम्यूटेटर लगा है, बैटरी लगी है। सर्किट में करंट तभी बह सकती है बच्चों जब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़े, क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रहा होगा वो तो रोक दिया गया होगा कट ऑफ पोटेंशियल पर। भाई एक बार कट ऑफ पोटेंशियल अचीव हो गया, इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन रुक गए, यानी कि वो भी इलेक्ट्रॉन रोक दिया गया जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना, कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट और इंटेंसिटी को डबल करने पर अगर करंट जीरो रहा तो ध्यान से सुनो, करंट कब बह सकता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पहुंच जाए। कट ऑफ पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन तभी यहां से यहां जा सकता है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, क्योंकि पीछे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। अब अगर
इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे तभी करंट बह सकता है। इलेक्ट्रॉन से यहां तभी पहुंच सकते हैं जब उनकी क्या बढ़ जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। लेकिन रिजल्ट में हम पा रहे हैं कि करंट नहीं बह रहा है। इसका मतलब कि मेटल सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आया। अगर चेंजेस आया होता तो करंट मिलता, बट करंट नहीं मिल रहा था। इसका मतलब कि कैथोड प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। कब? जब गिरने वाले लाइट के फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया और इंटेंसिटी को डबल कर दिया गया प्यारे बच्चों, तब। इसका मतलब कि मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूं, क्या? कि कैथोड प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इंटेंसिटी को बढ़ा के देख लिया गया। तो फिर इस बात को मैं लिखूंगा, क्या हुआ रिजल्ट, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, पीई का मतलब है फोटो इलेक्ट्रॉन, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द falling light. Do not depends upon the intensity of falling light. ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, इस बार बच्चों उसने इंटेंसिटी को तो कांस्टेंट रखा, यानी इंटेंसिटी को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, और बच्चों उसने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल। जब उसने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो रिजल्ट बहुत ट्रेमेंडस था। रिजल्ट में सर्किट में अब करंट जीरो नहीं था। करंट जीरो नहीं है इसका मतलब करंट कुछ है। अगर मैं कह दूं कि आपके जेब में पैसे जीरो नहीं है, इसका मतलब जेब में पैसे हैं। अगर किसी सर्किट में करंट जीरो नहीं है, इसका मतलब करंट है। ठीक है, तो करंट मिल गया। ओए होए 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 होए। फिर उसने बताया कि देखो भाई, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए और इंटेंसिटी को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा जाए, और ये बात जरूर मन में बोलते रहना, कब, कट ऑफ पोटेंशियल पर। ये सारी घटनाएं कब हो रही हैं, एट कट ऑफ पोटेंशियल। ये सबके सब कट ऑफ पोटेंशियल पर हो रहे हैं बच्चों। तो करंट मिल गया। अब जरा देखो करंट कब मिल सकता है, करंट तभी मिल सकता है, इसी में समझा दूं, जब, चलो अलग से बना देता, करंट कब मिल सकता है, देखो, जब कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कट ऑफ पोटेंशियल पर तो यहां रोक ही लिए गए थे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन रोक लिए गए थे, तभी तो करंट जीरो था। अब जरा देखो, करंट किसी सर्किट में तभी मिल सकती है जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाए। अब क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन रोक दिए गए थे, अब जब उसने देखा कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा तो करंट मिल गया। इसका मतलब कट ऑफ पोटेंशियल पर करंट मिलने का एक ही मैसेज है कि कैथोड प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी। अगर उनका काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ा होता तो कट ऑफ पोटेंशियल पर ऑलरेडी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन रोक दिए गए हैं। ध्यान से सोचना, अगर करंट मिल रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और ज्यादा हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉनों के काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से ही करंट मिलेगा। फिर से बोल दे रहा हूं, देखो कट ऑफ पोटेंशियल पर सारे इलेक्ट्रॉन रोक दिए गए थे। अगर कट ऑफ पोटेंशियल पर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा गया और ऐसी सूरत में करंट मिल गया, इसका सिंपल मतलब है, ध्यान से सुनना, करंट कब मिलेगा, जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन चल के एनोड पे पहुंचे। और कट ऑफ पोटेंशियल पर कब इलेक्ट्रॉन कैथोड से चल के एनोड पे पहुंचेंगे प्यारे बच्चों, जब उनकी क्या बढ़ जाए, जब उनकी बढ़ जाए काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन depends upon the frequency of falling light। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। उसके बाद बच्चों यहीं वो रुका नहीं, उसने एक घटना और किया। वो तीसरी घटना क्या थी जरा समझना। उसने बताया क्या कि इस बार उसने फ्रीक्वेंसी को तो डबल किया ही किया, इंटेंसिटी को भी डबल कर दिया। तो जो उसको पिछले केस में करंट मिल रहा था, यानी कि केस 2 में, जैसे यहां पर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए जब उसने फ्रीक्वेंसी को डबल किया था, मान लो यहां पर उसको 5 एम्पियर करंट मिली, तो उसने देखा
कि जब वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल कर रहा है तो पिछले केस की कंपेयर में करंट जस्ट डबल हो गया। यानी कि अगर वहां 5 एम्पियर मिला था तो यहां कितना मिल गया, 5 × 2 यानी कि 10 एम्पियर का करंट मिल गया। अब आप जरा देखिए, आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं Q = I × T, या मैं लिख सकता हूं I = Q/T। I तभी बढ़ सकता है जब Q बढ़े, और Q क्या है, चार्ज। इसका फॉर्मूला पीछे मैंने तुम्हें बता रखा है, Q = N × E, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। Q तभी बढ़ सकता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। तो ध्यान पूर्वक समझना, करंट तभी बढ़ सकता है जब किसी सर्किट में चार्ज बढ़े, और चार्ज तभी बढ़ सकता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइज कर जाए, बढ़ जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, ध्यान से सुनना बात को। गिरने वाले लाइट के फ्रीक्वेंसी को तो डबल किया ही किया, इंटेंसिटी को डबल कर दिया, और पाया कि करंट भी क्या हो गई, डबल हो गई पिछले केस की। ठीक है, अब जरा देखो, अगर सिर्फ इंटेंसिटी डबल करने से करंट डबल होती तो पहले केस में ही हो जाती। सिर्फ फ्रीक्वेंसी डबल करने से करंट डबल होती तो वो तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि यहां तो करंट मिल रहा है, इसी का तो डबल होगा। तीसरे केस में जब उसने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल कर दिया तब करंट डबल हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी को डबल करने से यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स डबल हो गए, तभी तो नंबर्स डबल हुए होंगे तो चार्ज डबल हुआ होगा, चार्ज डबल हुआ होगा तो करंट डबल हुआ होगा। अब जरा इस बात को समझो, क्या कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, समझ लेना और शुद्ध लिख देता हूं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन depends upon the intensity of falling light, but kinetic energy of photoelectron depends upon the frequency of फॉलिंग लाइट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दूसरे केस में जब उसने इंटेंसिटी को डबल किया तो यहां पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की नंबर्स तो डबल हो गए थे, बट नंबर डबल होने से तो यहां पहुंच नहीं जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल पर तो इलेक्ट्रॉन सारे रोक दिए जा रहे हैं ना। जैसे मान लो मैं कट ऑफ पोटेंशियल की बात करूं, कट ऑफ पोटेंशियल कहां पढ़ा है मैंने आपको, ये यहां पढ़ा है। यहां अगर वो इंटेंसिटी को डबल कर देता तो जरा देखो, यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डबल हो जाती। जैसे पहले 1 2 3 4 निकल रहे हैं तो 5 6 7 8 निकल जाते, बट वो निकल के यही मेटल सरफेस पे ही रहते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उनको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। निकल जाना अलग चीज है और निकल के आगे बढ़ना अलग चीज है। निकल के आगे बढ़ने के लिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, और निकल जाने के लिए जरूरी नहीं है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी हो। निकल जाने के लिए सिर्फ उनको इंटेंसिटी मिल जाए तो उनका काम बन जाएगा। इसका मतलब कि जब इस केस में उसने इंटेंसिटी को डबल किया था तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की नंबर्स तो डबल हो गए थे, बट वो चल के जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि चल के जाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो मैंने 3 बातें की। सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए प्यारे बच्चों इंटेंसिटी को डबल किया, हमने देखा कि करंट नहीं मिला। ये सारी घटनाएं हम कब कर रहे हैं, एट कट ऑफ पोटेंशियल पे कर रहे हैं। जब हमें करंट नहीं मिला तो हम श्योर हो गए कि मेटल सरफेस से, यानी कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा हमने पढ़ा कि हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को डबल किया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा। कब, कट ऑफ पोटेंशियल पर। हमने पाया कि सर्किट में करंट बहने लगी। कट ऑफ पोटेंशियल पर सर्किट में करंट तभी बहेगा जब कैथोड से चल के इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाए। कैथोड से चल के इलेक्ट्रॉन एनोड तक तभी जा सकता है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। और प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर करंट मिल गई, इसका मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला कि कैथोड प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तीसरे केस में बच्चों मैंने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल कर दिया, तो हमने पाया
कि सेकेंड केस का जस्ट डबल हो गया करंट। करंट डबल तभी हो सकता है जब चार्ज डबल हो जाए, चार्ज डबल तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएं। इसका मतलब कि मेटल सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो गिरने वाले लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बट जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो गिरने वाले लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मीन्स वी कैन से दैट द number of ejected electrons depends upon the intensity of the falling light and their kinetic energies depends upon the frequency of the falling light। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको मैं कुछ समझा सका हूंगा। आगे हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। वर्क फंक्शन क्या होता है हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। प्यारे बच्चों थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। देखो अगर आप 11th में हो, 12th में हो, रिपीट कर रहे हो, 11th के सिलेबस को देखोगे तो केमिस्ट्री का 11th का सिलेबस बहुत खतरनाक है। पहला यूनिट मोल कॉन्सेप्ट, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी तो मोल मैंने पढ़ाया नहीं, पहले एटॉमिक से शुरू कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मोल ले दूंगा, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, हाइड्रोकार्बन, जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये सब के सब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हैं। इनको समझने के लिए लिसनिंग पावर रखनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के आप क्वेश्चन लेवल का कमांड कर पाएंगे। अगर आप ऐसे 2, 4, 10 मिनट में कोई चीज़ सीखना चाह रहे होंगे तो वहाँ क्वेश्चन लेवल का कमांड नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको कोई रील वील या कुछ वैसी चीज़ें देख के बड़ी मज़ा आए, बट अगर आप मज़ा अलग चीज़ है और क्वेश्चन पे कमांड कर पाना अलग चीज़ है। देखो भाई जेई नीट का एग्जाम दोगे तो वहाँ तो रील तो देख करके काम होगा नहीं कि देखो बच्चों ये ऐसे जल गया, इसमें से पानी निकल गया। भाई वहाँ क्वेश्चन करना पड़ता है। क्वेश्चन जब आपको करना पड़ेगा तो आपको बहुत डेप्थ होल्ड होना चाहिए, तब जा करके आप काम कर पाएंगे प्यारे शहरों। तो आओ देखते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? किसी मेटल से बच्चों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी लगती है, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी, निकालने के लिए मैंने बोला है, चलाने के लिए नहीं, सिर्फ निकाल लेने के लिए, उसको अपन वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो क्या हो गया डेफिनेशन कि दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from any metal surface is called work function, is called work function। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है प्यारे बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो अगर मान लीजिए कि मैं कोई सा भी एक मेटल ले लूँ, मैग्नीशियम, तो इस मैग्नीशियम मेटल का एक लेयर ये होगा, मान लो मैं इसे फर्स्ट लेयर मान लेता हूँ, एक लेयर ये होगा, मान लो इसे मैं सेकेंड लेयर मान लेता हूँ, और एक लेयर ये है, मान लो इसे मैं थर्ड लेयर मान लेता हूँ। अब प्यारे बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। सपोज करिए कि सूर्य से, सन से एनर्जी गिरती है इस पे, और एनर्जी गिरती है इस पे, और एनर्जी गिर के पहुँचती है यहाँ तक। अब इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। देखो ये सरफेस पे ही है, इसके सामने कोई बैरियर नहीं है, इसको फट एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके फट निकल जाएगा। निकल के भागेगा या निकल के सरफेस पे रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी गिर रही है, बट निकल जाएगा। निकलने के लिए उसे कोई कोलिजन बैरियर नहीं फेस करना पड़ेगा, यानी उसके सेम मेटल के बाकी मॉलिक्यूल या बाकी एटम उससे टक्कर नहीं करेंगे। बट अगर थोड़ा अंदर की लेयर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको कोलिजन बैरियर भी फेस करना पड़ेगा, यानी उसके खुद के जो मेटल हैं उसमें मेटल एटम से उसे टकराते हुए बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा। और जो थर्ड लेयर है उसे और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर मैं मानूं कि इसको निकालने के लिए E1 एनर्जी लगी, इसको निकालने के लिए E2, इसको निकालने के लिए E3, तो बट ऑब्वियस है कि E3 जो है वो E2 से बड़ा होगा और E2 जो है वो E1 से बड़ा होगा।
इसका मतलब एक बारीक सी बात निकली, क्या कि एक ही मेटल के अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम मेटल the value of work function may be different। भाई सरफेस से ही निकाले जा रहे हैं तो सेम भी हो सकते हैं, बट अलग अलग लेयर्स निकाले जा रहे हैं तो डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए मैं मे लगा रहा हूं, मे बी डिफरेंट। प्यारे बच्चों, एक तो ये आप बात समझे। अब दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई सोडियम का टुकड़ा है, यहाँ मैग्नीशियम का और यहाँ एल्यूमिनियम का, ऐसे बना देता। सपोज दिस इज द सोडियम, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज एल्यूमिनियम। अब अलग अलग एटम के न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉनों पर अलग अलग पकड़ होता है। तो इसे निकालने के लिए अगर यहाँ E1 है और यहाँ E2 है और यहाँ E3 है, तो E1, E2, E3 में कौन बड़ा है ये बात का सब्जेक्ट है। ये तीनों बराबर नहीं होंगे, ये अभी का सब्जेक्ट है। इसका मतलब कि डिफरेंट मेटल से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी क्या हो सकती है, अलग अलग। मीन्स कि द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फॉर डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट। तो इसको भी अपन बोल सकते हैं, लिख देता हूं कि द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फॉर डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों को वर्क फंक्शन क्या है ये समझ में आया होगा, और एक ही मेटल के अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग हो सकता है, और अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रॉनों के लिए तो वर्क फंक्शन अलग अलग होगा ही। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो कुछ और बातें ध्यानपूर्वक सुने। प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझ लो। इतनी बात सिखा दिया मैंने। हाँ देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि जो मैंने सबसे शुरुआत में बोला था कि सभी तरह की लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, इसीलिए रात में जो सोलर पैनल्स हैं वो वर्क नहीं करते हैं। नहीं तो रात में भी तो चंद्रमा जल रहा है तो कुछ प्रकाश तो उस पर गिर रहा है ना, या तो उस पर टॉर्च मार दो तो कुछ प्रकाश तो उस पर पड़ रहा होगा ना। लेकिन हर तरह के लाइट के गिरने से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नहीं होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि इससे एक न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरी और इस न्यू फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो न्यू नॉट से बड़ी या उसके बराबर है। न्यू नॉट देखो एकदम शुरू में ही बताया था मैंने, इसे क्या बोलते हैं अपन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट सन से गिरती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। यानी कि एक छोटी बात बची रह गई भाई। देखो वर्क फंक्शन ध्यान पूर्वक देखना, इसी से रिलेट करता। देखो गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर एक फिक्स वैल्यू से बड़ी या बराबर है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अपन बोल सकते हैं कि दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which photoelectric effect is observed। अब जरा देखना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई ऊर्जा भी मिनिमम होगी, और हमने आपको पीछे बता रखा है आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है, उससे जुड़ा हुआ एनर्जी चाहिए, आपको सर नीचे करके पैर ऊपर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करो प्यारे बच्चों, h से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई एनर्जी क्या होगी, h न्यू नॉट, और इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन। ध्यान से देखना, वर्क फंक्शन का जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ो फिर रिलेट हो जाएगा। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और जरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ो कि दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। यानी इसी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई जो ऊर्जा होगी वही तो वह मिनिमम ऊर्जा होगी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा। यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, निकल के भाग रहे हैं नहीं वो बात की बात है, निकल रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि
जब गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी एक फिक्स वैल्यू से ज़्यादा या उसके बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। उस फिक्स फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फिक्स फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई ऊर्जा को ही अपन क्या बोल देते हैं, वर्क फंक्शन। क्योंकि रिलेट कर लो, वर्क फंक्शन है दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है कि दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। यानी कि इसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई ऊर्जा ही वह मिनिमम ऊर्जा होगी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी है। यानी उसे ही अपन क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, वर्क फंक्शन बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर गिरने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है न्यू नॉट से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ही नहीं होगा, और अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बड़ी या बराबर है न्यू नॉट से तभी जाकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा प्यारे बच्चों। अब ये जो न्यू नॉट है, न्यू नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मेटल। टाइप ऑफ मेटल, अलग अलग मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो अलग अलग होती है। उम्मीद करता हूं कितनी बातें सरकार मेरे समझे होंगे। अब मैं बताऊंगा आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखिए, आप 100 रुपए लेके गए थे, 20 रुपए की पार्टी कर लिए, बचा कितना, 80। कैसे आया, 100 माइनस 20 करके, ठीक है। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, एक मेटल सरफेस है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है और इस पे मान लिया मैंने सन से एक फोटोन गिरा जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, जो ग्रेटर देन है किससे, न्यू नॉट से। जब ग्रेटर देन है न्यू नॉट से तो ध्यान पूर्वक देखना, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगी, एच न्यू नॉट। और कुल कितनी एनर्जी गिरी, देखो न्यू फ्रीक्वेंसी गिर रही है ना, तो कुल कितनी एनर्जी गिरी, एच न्यू। तो जरा ध्यान पूर्वक देखना, कुल कितनी एनर्जी गिरी, एच न्यू। निकालने में कितनी वेस्ट हुई, एच न्यू नॉट। तो बची कितनी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। वही एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन भागेगा और वही उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, जिसे हम के ई मैक्स बोलते हैं, या इसे हम हाफ एम वी का स्क्वायर मैक्स भी बोल सकते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से बोल देता हूं, देखो मेटल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो इस पर मैंने एक न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो ध्यान पूर्वक देखना, कुल कितनी ऊर्जा गिरी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस इज हाउ मच, इज एच न्यू। और इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी वेस्ट हुई, उसकी वर्क फंक्शन के बराबर एच न्यू नॉट। तो कुल एनर्जी गिरी एच न्यू, निकालने में वेस्ट हुई एच न्यू नॉट, तो बची कितनी, कुल गिरी में से जितना निकालने में वेस्ट हुआ। अब ये जो बची ऊर्जा है इसी को तो लेके इलेक्ट्रॉन भागेगा भर से आगे की तरफ, तो उसे ही अपन क्या बोल देते हैं, उसका के ई मैक्स जो होगा वो कुल गिरी हुई ऊर्जा माइनस निकालने में कितनी वेस्ट हुई, अगर हम कर देंगे, यानी टोटल एनर्जी जो गिरी और माइनस टोटल जो निकालने में वेस्ट हुई, उसको कर देंगे तो जो बची हुई है वो आ जाएगी, वही लेकर के इलेक्ट्रॉन भागेगा प्यारे बच्चों। अगर इतनी बात आपको समझती है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ग्राफ भी पूछता है, देखो जैसे अगर के ई मैक्स ये किसके बराबर है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के, तो ध्यान पूर्वक देखना, अगर कहीं वो y एक्सिस पे के ई मैक्स प्लॉट कर दे और x एक्सिस पे न्यू, तो ये इक्वेशन कैसा बन गया प्यारे बच्चों, इट लुक्स लाइक y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले आप y को जीरो करो, y को जीरो करोगे तो 0 इज इक्वल्स टू mx माइनस सी, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c बाई m। यानी जब y 0 था तो x एक्सिस पे जो प्लॉटेड था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, एक कट लगा देता भाई, यहाँ जैसे के ई को जीरो, जैसे ध्यान पूर्वक समझना, यहाँ पर y के ई है और x क्या है, न्यू, तो इट्स ओके। तो x पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। तुरंत आप x को भी जीरो करो तो y इज इक्वल्स टू m इंटू जीरो माइनस सी, तो y क्या आ गया, नेगेटिव में। y नेगेटिव में कहाँ आएगा बच्चों, इस नीचे की तरफ आएगा ना, थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। y नेगेटिव कहाँ आएगा, ओरिजिन से नीचे की तरफ,
तो मैंने ये लाइन थोड़ी सॉरी जैसे ऐसी व्यवस्था है, ऐसी, तो जरा देखिएगा इस लाइन को मैं थोड़ा और आगे नीचे तक बढ़ा देता हूँ। जब मैंने y को 0 किया तो y को 0 करते ही, सॉरी x को 0 किया तो x को 0 करते ही y आ गया -c। तो y नेगेटिव कहाँ आएगा बच्चों? ओरिजिन से नीचे। तो मान लिया ये कोई पॉइंट है जहाँ पर y क्या आ रहा है? नेगेटिव। ठीक है, तो जरा इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला दो। तो ये देखो, ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ऐसे मिला दिया तो ये ग्राफ हो गया। किताबों में ये ग्राफ ऐसे दिया रहता है, के मैक्स नीचे वाला हिस्सा नहीं दिया रहता है और न्यू के बीच में ऐसे ग्राफ खींचा होगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जरूरी नहीं है कि के मैक्स और न्यू के ही बीच में आपसे पूछे। देखो और कैसे पूछ सकता है आपको ग्राफ, आपको ऐसे ग्राफ पूछ देगा। देखो वाई एक्सिस पे उसने मान लो न्यू को प्लॉट कर दिया और एक्स एक्सिस पे उसने मान लो के मैक्स को प्लॉट कर दिया। तो आपको सावधानी से काम करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास जो मेन रिलेशन है वो क्या है? के मैक्स इक्वल्स टू बच्चों क्या है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो चलो हम लोग वाई एक्सिस पे ले आते हैं किसको? एच न्यू को। तो एच न्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? के मैक्स और प्लस क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू कितना हो जाएगा? 1/h इंटू के मैक्स और प्लस न्यू नॉट। अब इसको कंपेयर कर दो। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे जाता है पीछे मैंने बता रखा है। तो ये ऐसे खींच दिया, देखो ऐसे जाता है। यहाँ पर जो m है, m की जगह पे 1/h है, यानी इसका जो tan थीटा होगा, स्लोप tan थीटा जो होगा जिसे अपन स्लोप बोलते हैं, जिसे m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1/h के बराबर होगा। ऐसे बहुत डाइवर्जन क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए आपसे, चलो दो तो मैंने बता ही दिया, थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। चलो मान लीजिए कि वो आपको क्या कहता है, वो आपको ऐसा कुछ कहता है। देखिए ऐसे आपसे कहेगा कि न्यू नॉट और न्यू में ग्राफ खींचो, तो भी खींच सकते हैं। देखो हमारे पास वही रिलेशन है बच्चों, के मैक्स। के मैक्स किसके बराबर है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। वाई एक्सिस पे न्यू नॉट को लिया है तो इसको इधर ले आ दो। देखो एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू के मैक्स माइनस एच न्यू। यहाँ से मैं न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? इसको इधर लिख दो तो एच न्यू नॉट, सॉरी एच न्यू, ये नहीं रहेगा, एच न्यू अपॉन एच और ये विथ नेगेटिव साइन और प्लस के मैक्स और यहाँ पे भी अपॉन में एच आ जाएगा, एच से एच कैंसिल हो गया। तो न्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस न्यू और प्लस के मैक्स अपॉन एच आ जाएगा। इट लुक्स लाइक y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ये x की जगह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी m की जगह मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 1 है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसे जाता है। इसका स्लोप जो है वो -1 होगा। ये क्योंकि भाई x एक्सिस पे कौन प्लॉटेड है? ये न्यू है ना, नॉट न्यू नॉट, सॉरी ये प्लॉटेड है। तो m की जगह क्या हो गया? -1 हो गया, यानी नेगेटिव स्लोप है और उसकी वैल्यू कितनी है? -1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत तरीकों से वो क्या कर सकता है? ग्राफ को चेंज कर सकता है, बट उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। आगे हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को बहुत बेहतर वे में समझे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इन सब बातों से आप कुछ बेहतरीन सीख पाए होंगे। लोग देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो पार्टिकल नेचर को फेवर करती हैं। देखिए बहुत साइंटिफिक है ये, ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे हवा हवाई बातें बोली गई। बच्चों देखो अगर आप फिजिक्स में वेव के बारे में पढ़ेंगे तो आप एक चीज पाएंगे। देखिए कि किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है ना, वो उसके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। तो जरा देखना, अगर मान लीजिए कि हम किसी का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है और एम्पलीट्यूड बढ़ने पर उसकी एनर्जी भी बढ़नी चाहिए।
और अगर एनर्जी बढ़ रही है गिरने वाली लाइट की, तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए थी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती तो कट ऑफ पोटेंशियल पर इन इलेक्ट्रॉनों को इंटेंसिटी के बढ़ाते से ही एनोड तक पहुंच जाना था और सर्किट में करंट फ्लो हो जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कि यहां लाइट वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही है। दूसरा पॉइंट जरा देखें बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर लाइट की इंटेंसिटी इतनी है कि उससे जुड़ी हुई एनर्जी इतनी है कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने में सक्षम है, पावरफुल है, कैपेबल है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए। बट देखा गया कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर एक, जैसे कि अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी है, तो आप कितना भी इंटेंसिटी को इंक्रीज करिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था। इसका मतलब यहां लाइट वेव जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, एनर्जी बढ़नी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, बिल्कुल। बट देखा गया कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक फिक्स वैल्यू से छोटी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि अगर ऊर्जा या एनर्जी वेव फॉर्म में आती और मेटल सरफेस पे टकराती तो वो किसी इलेक्ट्रॉन को ना मिलता, वो पूरे सरफेस पे फैल जाता भाई। और पूरे सरफेस पे जब एनर्जी फैल जाती तो भाई वेव है ना, तो सभी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा लेने में, एनर्जी लेने में कुछ तो समय लगता भाई। अगर कोई वेव है आके गिरी तो कुछ तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि वो ट्रैवल करेगी तो ट्रैवल का कुछ टाइम होगा ना भाई। यहाँ जितने बजे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ठीक उसी समय इसको नहीं मिलेगी अगर ये वेव फॉर्म में आगे ट्रैवल कर रही है। भले नैनो सेकेंड का एक्स्ट्रा टाइम लगे, बट एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा इस इलेक्ट्रॉन तक एनर्जी पहुंचने में। और अगर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो इसके निकलने की और इसके निकलने की समय जो है वो अलग अलग होगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे लाइट गिर रही थी उसी वक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे थे, निकल जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनों के निकलने और लाइट के गिरने के बीच में कोई टाइम लैगिंग नहीं थी। तो ये 3 पॉइंट पर्याप्त थे इस बात को समझाने के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं किससे, वेव थियरी से। मजबूरी है यहां हमारा क्या, लाइट को क्या एज्यूम करना, पार्टिकल एज्यूम करना। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके किसी काम आया होगा, आप इससे कुछ बेहतरीन बात सीखे होंगे। बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये मेरा परफेक्शन नहीं है, अभी मैंने सिर्फ थियरी पढ़ाया है, आपको मैंने अभी परफेक्ट नहीं किया है। अब हम इसी थियरी का एप्लीकेशन करेंगे कहाँ पर, न्यूमेरिकल में, उसको दूसरे लेक्चर में आपको देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स में तो पूरी एक यूनिट है, अगर केमिस्ट्री में मैं इसे 2 लेक्चर में भी कवर कर देता हूँ तो ध्यान रखिएगा आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, और बहुत माइन्यूट वे में क्वेश्चनों से कवर करूँगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखें हैं अगर, तो आप क्वेश्चन वाले वीडियोस, न्यूमेरिकल वाले वीडियोस जरूर देखिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।